बिल्कुल। चलिए एक दिलचस्प और कल्पनात्मक अकबर के राज्य में आतंक पर आधारित कहानी सुनते हैं, जिसमें बीरबल की चतुराई एक बार फिर चमकती है। कहानी का नाम अकबर के राज्य में आतंक। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में अचानक अफवाह फैल गई कि राज्य में एक भूत रात को लोगों के घरों में घुसकर चीजें गायब कर देता है। लोग डर के मारे रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। डर इतना बढ़ गया कि काम धंधे रुकने लगे, बाजार सूने हो गए और पूरे राज्य में आतंक का माहौल बन गया। अकबर ने तुरंत सभा बुलाई और बीरबल से कहा, बीरबल, ये क्या तमाशा है? क्या मेरे राज्य में भूत भी डर फैलाने लगे हैं? इसका हल निकालो वरना राज्य की हालत खराब हो जाएगी। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, ये भूत नहीं, इंसान हैं जो डर का फायदा उठा रहे हैं। मुझे एक रात का समय दीजिए, मैं इस भूत को पकड़ लूंगा। रात को बीरबल ने कुछ सिपाहियों को सामान्य कपड़ों में शहर के अलग अलग हिस्सों में छुपा दिया। उसने खुद भी भेष बदलकर एक गली में पहरा देना शुरू किया। आधी रात को उन्होंने देखा कि एक आदमी काले कपड़े पहने, मुंह ढके हुए, एक घर में घुस रहा है। जैसे ही वह बाहर निकला, बीरबल ने इशारा किया और सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि वह एक गिरोह का हिस्सा था जो डर फैलाकर चोरी करता था। बाकी साथियों को भी जल्द ही पकड़ लिया गया। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में पेश होकर कहा, जहांपनाह, आतंक का इलाज तलवार से नहीं, अक्ल से होता है। यह भूत असल में इंसानी लालच था। अब राज्य फिर से चैन से रह सकता है। अकबर बहुत खुश हुआ और बोला, बीरबल, जब तक तुम हो तब तक मेरे राज्य में कोई भी आतंक ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। ये कहानी दिखाती है कि बीरबल न सिर्फ मजाकिया था, बल्कि संकट की घड़ी में बुद्धिमानी से राज्य को संभालने वाला सच्चा सलाहकार भी था। बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको अकबर और जोधाबाई पर आधारित एक नाटक तैयार करता हूं, जिसमें प्रेम, राजनीति, धर्म, सहिष्णुता और एक भावुक पारिवारिक रिश्ता सब कुछ होगा। यह नाटक 3 अंकों में बंटा होगा और मंचन के लिए उपयुक्त संवादों के साथ रहेगा। नाटक का नाम, अकबर और जोधा, प्रेम और सहिष्णुता की कहानी। मुख्य पात्र, 1 अकबर सम्राट, बुद्धिमान, सहिष्णु। 2 जोधाबाई राजकुमारी, गर्व और करुणा की प्रतिमूर्ति। 3 रुका बेगम, अकबर की पहली पत्नी, नीतिज्ञ। 4 बीराबाई, जोधा की दासी और सलाहकार। 5 बीरबल, अकबर का दरबारी, हास्य और तर्क का संगम। 6 सलीम, अकबर का पुत्र। अंक 1, संधि या प्रेम। स्थान, आमेर का महल, जोधा और उसके पिता राजा भारमल। राजा भारमल, सम्राट अकबर ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है। ये युद्ध से बचाव का रास्ता है, पुत्री। जोधा, गंभीर, क्या एक स्त्री केवल संधि की सीढ़ी है, पिताजी? बीराबाई, धीरे से, महारानी बनकर आप अपने धर्म और सम्मान दोनों की रक्षा कर सकती हैं। प्रवेश बदलता है, अकबर का दरबार। अकबर, अगर जोधाबाई मुझे स्वीकारें तो मैं वादा करता हूं उनके धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अंक 2, प्रेम की परीक्षा। स्थान, फतेहपुर सीकरी, जोधा का महल। जोधा, आपने मेरे लिए मंदिर बनवाया। क्यों? अकबर, मुस्कुराते हुए, ताकि तुम अपने ईश्वर से मिल सको। क्योंकि जहां पूजा होती है वहीं शांति रहती है। दूसरे दृश्य में, रुका बेगम और जोधा के बीच। रुका बेगम, तुम आई तो डर था कि मेरा स्थान घटेगा, पर तुमने तो मेरा मन बढ़ाया। जोधा, हम दोनों अकबर से नहीं, इस साम्राज्य से जुड़ी हैं, बेगम साहिबा। अंक 3, सलीम का विद्रोह और पुनर्मिलन। स्थान, दरबार, सलीम विद्रोह कर चुका है। अकबर, गंभीर, राजा बनने से पहले बेटा बनो, सलीम। जोधा, रोते हुए, तुम्हारे पिता ने मुझे अपनाया, मेरे मंदिर को सम्मान दिया, अब तुम उन्हें ठुकरा रहे हो। सलीम, गर्व से, मुझे क्षमा करें अम्मा। मैं अकबर का पुत्र नहीं, भारत का सेवक बनना चाहता हूं। सभी गले मिलते हैं, दरबार तालियों से गूंजता है। समापन दृश्य, बीरबल, हंसते हुए,
जहां मंदिर मस्जिद साथ हों, वहां झगड़े कहाँ टिकते हैं। हमने एकता का बीज बोया है, और यही भारत की असली शक्ति है। पर्दा गिरता है, संगीत बजता है, एकता में शक्ति है। बीरबल और नदी से जुड़ी कहानी। यह एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को दर्शाता है। मैं आपको एक सुंदर कहानी शैली में सुनाता हूं। बीरबल और ठंडी नदी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ठंडी ठंडी सर्दी की रात थी। आगरा के पास एक नदी थी जो सर्दियों में इतनी ठंडी हो जाती कि उसका पानी बर्फ के समान हो जाता। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में ऐलान किया, अकबर, अगर कोई आदमी पूरी रात इस ठंडी नदी में खड़ा रह जाए बिना बाहर आए तो मैं उसे इनाम दूंगा। लेकिन इतनी ठंड में कौन हिम्मत करता? सब दरबारी चुप रहे। तभी एक गरीब लकड़हारा सामने आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैं तैयार हूं। सब हंसे। अरे, यह तो मर जाएगा इतनी ठंड में। पर अकबर ने इजाजत दे दी। रात का दृश्य। लकड़हारा ठंडी नदी में पूरी रात खड़ा रहा, कांपता रहा, पर बाहर नहीं निकला। सुबह होते ही थकामांदा वह अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड कैसे सहन कर ली? लकड़हारा बोला, जहांपनाह, दूर महल की मीनार पर एक दीपक जलता था। मैं उसे देखता रहा और हिम्मत करता रहा। बस। यह सुनते ही कुछ दरबारी जल उठे। उन्होंने तुरंत अकबर के कान भरे। दरबारी, महाराज, यह तो धोखा है। दीपक की गर्मी से इसे सहारा मिला। इनाम मत दीजिए। अकबर भी गुस्सा हो गए। उन्होंने लकड़हारे को इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल का दिमाग चलता है। बीरबल को यह अन्याय सहन नहीं हुआ, लेकिन वह सीधे कुछ नहीं बोला। अगले दिन बीरबल ने खुद एक भोजन का आयोजन किया। अकबर और सारे दरबारी बुलाए गए। सब आकर बैठे, पर खाना नहीं परोसा गया। अकबर ने पूछा, भोजन कहाँ है? बीरबल बोला, जहांपनाह, खाना तो बन रहा है। उन्होंने दिखाया। एक बहुत बड़ा बर्तन रखा था, लेकिन आग से 10 फुट ऊंचाई पर। एक छोटी सी मोमबत्ती से नीचे से गर्म करने की कोशिश हो रही थी। अकबर हंसते हुए, अरे बीरबल, इतनी दूर से खाना कैसे पक सकता है? बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, जैसे दूर की लौ से लकड़हारे ने पूरी रात ठंड से लड़ ली, वैसे ही यह खाना भी पक जाएगा। अब अकबर समझ गए कि उन्होंने लकड़हारे के साथ अन्याय किया था। अकबर ने तुरंत लकड़हारे को बुलाया, माफी मांगी और बड़ा इनाम दिया। कभी कभी उम्मीद की छोटी सी रोशनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को हराने की ताकत देती है। अकबर बादशाह, बीरबल चतुर दरबारी, लकड़हारा गरीब आदमी। दरबारी 1 और 2 जलने वाले दरबारी। सैनिक संदेशवाह। अंक 1 चुनौती का ऐलान। मंच अकबर का दरबार। अकबर गंभीर स्वर में, अगर कोई सर्दी में पूरी रात नदी में खड़ा रह सके उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी एक दूसरे को देखते हैं। चुप्पी छा जाती है। लकड़हारा आगे बढ़कर, जहांपनाह, मैं कोशिश करूंगा। अकबर, बहुत अच्छा। सैनिकों, व्यवस्था करो। अंक 2 लकड़हारे की परीक्षा। मंच ठंडी नदी का किनारा। लकड़हारा नदी में खड़ा कांप रहा है। दूर एक दीपक टिमटिमा रहा है। सैनिक देखते हुए, यह तो सच्ची लगन से खड़ा है। रात गुजरती है। सुबह होती है। अंक 3 इनाम पर विवाद। मंच अकबर का दरबार। अकबर, क्या तुम पूरी रात टिके रहे? लकड़हारा, हाँ, जहांपनाह। दूर महल की मीनार पर जलते दीपक को देखता रहा। दरबारी 1 चिल्लाते हुए, अरे, दीपक की गर्मी से इसे सहारा मिला। दरबारी 2, यह योग्य नहीं। इनाम रोक दीजिए। अकबर सोचते हैं और फिर गुस्से में इनाम रद्द कर देते हैं।
अंक 4 बीरबल का भोज। मंच बीरबल का घर, सभी दरबारी भूखे बैठे हैं। दूर बहुत ऊंची जगह पर बर्तन लटक रहा है और नीचे छोटी मोमबत्ती जल रही है। अकबर हंसते हुए, बीरबल, यह खाना कैसे पकेगा इतनी दूर से? बीरबल मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, जैसे दूर के दीपक से लकड़हारा गरम रहा था। अकबर को सच्चाई समझ आती है। अंक 5 न्याय का पल। मंच अकबर का दरबार। अकबर पछताते हुए, लकड़हारे, माफ करना, तुमने सच्चे साहस से परीक्षा दी थी। अकबर लकड़हारे को भारी इनाम देते हैं। बीरबल मुस्कुराते हैं। दरबार में तालियां गूंजती हैं। पर्दा गिरता है। जरूर। अब मैं आपको बीरबल मास्टर स्टोरी यानी बीरबल की एक सबसे मशहूर, शानदार और बुद्धिमत्ता से भरी कहानी सुनाता हूं, जिसे सही मायनों में उनकी मास्टरपीस कहा जाता है। यह कहानी अकबर के दरबार में बीरबल की तेज बुद्धि, व्यंग्य और समझदारी का अद्भुत उदाहरण है। बीरबल की मास्टर स्टोरी, सबसे बड़ी चीज कौन सी है? कहानी शुरू होती है। एक दिन अकबर का मन दरबार में ऊब गया। उन्होंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे दरबार में हलचल आ जाए। अकबर ने सवाल पूछा, ए बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी दरबारी चौंक गए। किसी ने कहा, पहाड़ सबसे बड़ा। किसी ने कहा, समुंदर सबसे बड़ा। कोई बोला, आकाश सबसे बड़ा। पर अकबर ने सिर हिलाया। वह जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल का प्रवेश। अकबर हंसते हुए, तो बीरबल, तुम बताओ, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए झुककर बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है इंसान का मन। अकबर चौंक कर, कैसे? बीरबल ने शांति से समझाया, मन की इच्छाएं इतनी बड़ी हैं कि पहाड़ भी उनके सामने छोटे हैं। मन की गहराई इतनी है कि समंदर भी उथला लगता है। और मन की उड़ान इतनी ऊंची है कि आकाश भी सीमित जान पड़ता है। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर चारों ओर वाहवाह और तालियां बजने लगीं। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बीरबल को भारी इनाम दिया। सीख क्या मिलती है? इंसान का मन उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह सच्चा विजेता बनता है। मजेदार बात, यही कारण था कि अकबर हमेशा बीरबल पर इतना भरोसा करते थे। क्योंकि बीरबल सिर्फ सवालों का जवाब नहीं देते थे, वे सोचने का नजरिया भी बदल देते थे। अगर आप चाहो तो मैं और भी बीरबल मास्टर स्टोरीज, जैसे बीरबल और चोर की पहचान, बीरबल और सजा का तरीका, बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार आदि भी एक सुंदर संग्रह के रूप में बना सकता हूं। क्या आप ऐसी 5 से 10 चुनिंदा बीरबल मास्टर स्टोरीज का कलेक्शन चाहते हो? बताइए। आपने कहा यानी असली परीक्षा पर एक हिंदी कहानी चाहिए। तो मैं आपको एक सुंदर, प्रेरणादायक और गहरी सीख वाली कहानी सुनाता हूं, जो असली परीक्षा का मतलब बहुत प्यारे तरीके से समझाएगी। कहानी का शीर्षक, असली परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध गुरुजी के पास कई शिष्य ज्ञान लेने आते थे। वे सभी पढ़ाई में होशियार थे, लेकिन गुरुजी चाहते थे कि वे असली जीवन की सच्चाई भी समझें। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, गुरुजी, तुम सबको एक विशेष परीक्षा देनी है। जो इसे पास करेगा, वही मेरा सबसे प्रिय शिष्य बनेगा। शिष्यों ने खुशी से सिर हिलाया। गुरुजी ने सभी को एक एक मिट्टी का दीपक दिया और थोड़ा सा तेल दिया और बोले, इस दीपक को लेकर जाओ और उसे ऐसी जगह जलाओ जहां कोई न देख सके। अगर कोई देखेगा तो परीक्षा में असफल माने जाओगे। शिष्य दीपक लेकर निकल पड़े। कुछ ने जंगल के बीच, कुछ ने गुफाओं में जाकर दीपक जलाए। कई लौटकर गर्व से बोले, शिष्य 1, गुरुजी, मैंने गहरे जंगल में जलाया, कोई नहीं था वहां। शिष्य 2, मैंने तो आधी रात में जलाया, एक भी आत्मा नहीं थी आसपास। गुरुजी मुस्कुराते रहे।
फिर एकमात्र एक शिष्य खाली हाथ लौट आया, दीपक बुझा हुआ था। गुरुजी ने पूछा, गुरुजी, तुमने दीपक क्यों नहीं जलाया? वह शिष्य झुककर बोला, गुरुजी, मैं जहां भी गया, मुझे लगा कोई न कोई देख रहा है। गुरुजी, हैरान होकर, कौन देख रहा था? शिष्य, धीरे से मुस्कुराकर, भगवान। चाहे अंधेरा हो या उजाला, चाहे कोई देखे या न देखे, भगवान तो हर जगह है। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। गुरुजी की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने उस शिष्य को गले लगा लिया और बोले, यही थी असली परीक्षा। सच्चाई तब भी निभानी चाहिए जब कोई न देख रहा हो। यही असली चरित्र है। सीख, मॉरल। असली परीक्षा तब होती है जब कोई देखने वाला नहीं होता। तब भी अगर हम सही काम करें, वही सच्चा इंसान है। अगर आप चाहो तो इस पर मैं एक छोटा सा डायलॉग स्टाइल नाटक या शॉर्ट स्टोरी बुक फॉर्मेट भी तैयार कर सकता हूं। क्या आप इस असली परीक्षा की कहानी को और बड़ा, थोड़ी और भावुक शैली में भी सुनना चाहेंगे? बताइए। समझ गया। आप यानी बादशाह का भेष बदलना वाली हिंदी कहानी चाहते हैं। यह बहुत प्यारी और शिक्षाप्रद कहानी है, जिसमें एक राजा खुद साधारण वेश में निकलता है अपनी प्रजा को समझने के लिए। मैं इसे एक सुंदर कहानी शैली में सुनाता हूं। कहानी, बादशाह का भेष बदलना। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहां एक महान बादशाह राज करता था, बादशाह अखिलेश। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हमेशा चाहता था कि उसके लोग खुश रहें। लेकिन दरबारी हमेशा उसे यही बताते थे, जहांपना, सब खुश हैं, प्रजा बहुत सुखी है। बादशाह को थोड़ा संदेह हुआ। उसे लगा कि शायद सच उसे नहीं बताया जा रहा। भेष बदलने की योजना। एक रात बादशाह ने अपना शानदार राजसी वस्त्र उतारा, मुकुट और कीमती गहने उतारे। सिर्फ एक फटी पुरानी चादर ओढ़ी, चेहरे पर हल्की गर्द और धूल लगाई और बन गए एक आम भिखारी। अपने विश्वस्त मंत्री को साथ लिया और चुपचाप नगर की गलियों में निकल पड़ा। नगर भ्रमण। कुछ जगहों पर देखा कि अमीर व्यापारी गरीबों को तिरस्कार से देखते हैं। कई स्थानों पर प्रजा आपस में लड़ती दिखाई दी। पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो बिना स्वार्थ मदद कर रहे थे। बादशाह का मन भारी हो गया। उसे लगा कि सब कुछ उतना सुनहरा नहीं था जितना उसे बताया जाता था। रोटी का टुकड़ा। थके हारे वह एक छोटी झोंपड़ी के बाहर बैठ गया। वहां एक बूढ़ी औरत थी जो खुद भी बहुत गरीब थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए बादशाह, भिखारी वेश में, को अपने हिस्से की रोटी का टुकड़ा दे दिया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, असली अमीरी तो दिल की होती है, धन की नहीं। दरबार में वापसी। अगली सुबह दरबार में बादशाह ने सबको बुलाया। गंभीर स्वर में बोला, बादशाह अखिलेश, मैंने अपनी आंखों से राज्य की हालत देखी है। अब से सिर्फ चमक-दमक की बातें नहीं सुनूंगा। जो सच्चाई बताएगा वही मेरा प्रिय रहेगा। उसने गरीब बूढ़ी औरत को बुलवाया और उसे सम्मान के साथ राज्य की माता का दर्जा दिया। साथ ही उन अमीरों को भी चेतावनी दी जो गरीबों का अपमान करते थे। कहानी से शिक्षा। सच्चे नेता वही हैं जो खुद जनता के बीच जाकर उनकी तकलीफ को महसूस करें। और असली दौलत दिल की दौलत होती है। अगर आप चाहो तो इसी कहानी का नाटक, कविता रूपांतरण या छोटे बच्चों के लिए सरल संस्करण भी बना सकता हूं। क्या आप इस पर नाट्य रूपांतरण या एक और रोचक वर्जन भी चाहते हैं? राज्य पर कबीलों का आक्रमण, यानी एक शानदार और रोमांचक कहानी जहां राज्य पर हमलावरों, कबीलों का हमला होता है। तो आइए मैं आपको एक दिलचस्प हिंदी कहानी सुनाता हूं, जिसमें साहस, रणनीति और देशभक्ति की गूंज है। कहानी, राज्य पर कबीलों का आक्रमण। कहानी की पृष्ठभूमि। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था। राज्य का नाम था सौगढ़। राज्य में शांति थी, खुशहाली थी और लोग अपने राजा वीरेंद्र सिंह पर गर्व करते थे। लेकिन दूर रेगिस्तान के पार कुछ कबीलों ने सौगढ़ की समृद्धि की खबर सुनी।
उनके सरदारों की आंखों में लालच भर आया। उन्होंने सौरगढ़ पर आक्रमण करने का षड्यंत्र रचा। आक्रमण की तैयारी। रात के अंधेरे में हजारों घुड़सवारों, तीरंदाजों और तलवारबाजों के साथ कबीलाई सेना सौगढ़ की ओर बढ़ने लगी। वे अचानक हमला कर राज्य को लूटना चाहते थे। राजा वीरेंद्र सिंह को खबर मिली। दरबार में चारों ओर तनाव फैल गया। वीरेंद्र सिंह गरजते हुए बोले, हम अपनी धरती की रक्षा आखिरी सांस तक करेंगे, भले ही दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। रणनीति और युद्ध। राजा ने सैनिकों को किले की दीवारों पर तैनात कर दिया। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। धनुर्धारी, भालेबाज और तलवारधारी सैनिक पूरी तरह से तैयार हो गए। कबीलाई सेनाएं किले की दीवारों पर हमला करने लगीं। पत्थर, आग के गोले और तीरों की बौछार होने लगी। लेकिन सौगढ़ के सैनिक अडिग रहे। हर पत्थर का जवाब तीर से दिया गया। हर घुड़सवार पर गर्म तेल डाला गया। युद्ध का चरम। 3 दिन और 3 रातें युद्ध चलता रहा। कबीलाई थकने लगे, उनके घोड़े घायल हो गए, सैनिक डगमगाने लगे। सौगढ़ की सेना ने साहस और एकजुटता का अद्भुत उदाहरण दिया। अंततः वीरेंद्र सिंह ने स्वयं घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों के बीच घुसकर हमला किया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकी। कबीलाई सरदार मारा गया। दुश्मन सेनाएं डर कर भागने लगीं। सौरगढ़ विजयी रहा। युद्ध के बाद राजा ने घोषणा की, वीरेंद्र सिंह, यह विजय सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस किसान, हर उस सैनिक, हर उस मां की है जिसने राज्य के लिए प्रार्थना की। नगर में ढोल नगाड़े बजे। सभी ने वीरों का अभिनंदन किया और सौगढ़ फिर से शांति और समृद्धि की ओर लौट चला। सीख, मॉरल। सच्चा बल केवल तलवार में नहीं होता। सच्चा बल साहस, एकता और देश प्रेम में होता है। अगर आप चाहो तो इस कहानी का भी नाट्य रूप, वीर रस की कविता या कहानी का अगला भाग, जैसे राजा वीरेंद्र सिंह ने बाद में क्या किया, भी तैयार कर सकता हूं। क्या आप चाहते हैं कि इस पर एक वीर रस भरी कविता या नाटकीय संवाद तैयार करूं? बताइए। तो चलिए, मैं इस राज्य पर कबीलों के आक्रमण वाली कहानी को अब वीर रस में एक कविता के रूप में बदलता हूं, ताकि इसे पढ़ते ही दिल में जोश भर जाए, जैसे युद्ध भूमि की हुंकार उठ रही हो। वीर रस कविता। सौरगढ़ की शपथ। रेगिस्तान के पार से उठी धूल भरी आंधी। कबीलाई रणबांकुरे लाए संकट की बांधी। भाले चमके, तलवारें गूंजी, तीरों की बौछार। सौरगढ़ की चीरती दीवारों पर था प्रहार। पर सिंह गर्जा सिंहासन से, वीरेंद्र वीर महान। धरा का कण कण बोलेगा, न झुकेगा हिंदुस्तान। भाले उठे, ढाले चमकी, रणभेरी जब बजी। सौरगढ़ के सैनिक बन गए प्रचंड ज्वाला की लहरें सही। 3 दिवस 3 रैन जली, रणभूमि बनी अंगार। पर नहीं डगमगाया कोई, सबने साधा सहार। घोड़े हिनहिनाए रण में, तलवारें बरसी आग। वीरों ने रच दिया रक्त से इतिहासों का भाग। जब स्वयं सम्राट उठे, सिंह सी दहाड़ थी। भाले फेंके, शीश काटे, रणभूमि पुकार थी। कबीलाई दल भाग चले, मस्तक झुका हार। सौगढ़ बन गया अमर, अपनी अद्भुत हुंकार। राजा बोले, नभ गुंजा, नमन उन माओं को, जिनकी गोदों ने पाले वीरों को, अनंत बलिदानों को। सौगढ़ रहे अमर सदा, शौर्य ध्वजा लहराए। जब जब दुश्मन आंख उठाए, सिंह गर्जना आए। जय सौरगढ़, जय वीरता, जय भारत। अगर आप चाहें तो इस कविता का एक नाटक संवाद संस्करण या इसे पढ़ने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक वाला स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं, ताकि स्कूल प्रोग्राम या स्टेज शो में और धमाकेदार लगे। अब मैं आपके लिए तैयार करता हूं एक छोटा स्टेज नाटक, ड्रामा स्क्रिप्ट। राज्य पर कबीलों का आक्रमण आधारित युद्ध संवादों के साथ, जिसे स्कूल, स्टेज प्रोग्राम या नाटक के रूप में खेला जा सकता है। नाटक का शीर्षक, सौरगढ़ की रक्षा। पात्र, कैरेक्टर्स। राजा वीरेंद्र सिंह, मुख्य नायक। प्रधान सेनापति विक्रम, राजा का सेनापति। गुप्तचर अर्जुन,
जो दुश्मन की सूचना लाता है। कबीलाई सरदार हारू खान, दुश्मन नेता। कबीलाई सैनिक, सौरगढ़ के सैनिक। नगरवासी, पृष्ठभूमि के लिए। दृश्य 1, राजमहल में संकट। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। सेनापति और दरबारी उपस्थित हैं। गुप्तचर अर्जुन हंफते हुए दौड़ता है। जहांपनाह, खबर लाया हूं। रेगिस्तान के पार से कबीलाई सेना सौगढ़ की ओर बढ़ रही है। उनके इरादे बहुत खतरनाक हैं। राजा वीरेंद्र सिंह गंभीर स्वर में, सौगढ़ की एक एक ईंट हमारी आन-बान है। हर सैनिक तैयार हो। हम अपनी आखिरी सांस तक रक्षा करेंगे। प्रधान सेनापति विक्रम झुककर, राजन, हम मर मिटेंगे पर धरा पर दुश्मन का पांव न रखने देंगे। ढोल बजते हैं, सैनिक तैयार होने लगते हैं। दृश्य 2, युद्धभूमि पर आक्रमण। सैन्य टुकड़ियां मैदान में तैयार खड़ी हैं। दूर से कबीलाई सेना आती दिखाई देती है। कबीलाई सरदार हारू खान अहंकार से चिल्लाते हुए, सौरगढ़, आज तेरी दीवारें गिरेंगी। तेरी दौलत हमारे कदमों में होगी। राजा वीरेंद्र सिंह घोड़े पर चढ़कर तलवार उठाते हुए, हे आक्रमणकारी, सुन ले, जब तक एक भी सौगढ़ी जीवित रहेगा, तेरी एक बूंद भी जमीन पर न टिकेगी। दोनों सेनाएं टकराती हैं। युद्ध का दृश्य, ढालों की टकराहट, तलवारों की झनकार। दृश्य 3, युद्ध का चरम। रणभूमि आग की तरह धधक रही है। सैनिक लड़ते हुए वीरगति पा रहे हैं। प्रधान सेनापति विक्रम गर्जना करते हुए, वीरों, रक्त बहाओ पर मिटने मत दो अपनी माटी की लाज। राजा वीरेंद्र सिंह हारू खान से लड़ते हुए, यह तलवार नहीं, मेरी धरती का गर्जन है। वीरेंद्र सिंह हारू खान को परास्त करते हैं। कबीलाई सेना पीछे हटती है। दृश्य 4, विजय और सम्मान। नगरवासी जयकार कर रहे हैं। रणभूमि पर शांति है। राजा वीरेंद्र सिंह घोषणा करते हैं, यह विजय तलवार की नहीं, हमारी एकता, साहस और मातृभूमि के प्रेम की है। सभी सैनिक जय सौरगढ़, जय भारत के नारे लगाते हैं। नाटक समाप्त। डायलॉग स्टाइल में नाटक के कुछ विशेष संवाद। जहां मिट्टी मां बन जाए, वहां मरना भी सौभाग्य है। तलवारें टूट सकती हैं, पर वचन नहीं टूटता। रणभूमि में जो डरता है, वह इतिहास से मिट जाता है। अगर आप चाहो